क्या ओवैसी महाराष्ट्र में अपनी एकमात्र लोकसभा सीट इस बार बचा पाएंगे और एक बार फिर दो शिवसेनाओं की लड़ाई के बीच उनकी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए जितेंद्र दीक्षित की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा का अगला पड़ाव है औरंगाबाद। भारत में औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं, एक बिहार में और दूसरा महाराष्ट्र में। तो हम जहां जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट। हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। हालांकि इस शहर का नाम तो बदल दिया गया है, लेकिन यहां की राजनीति अब भी उतनी ही दिलचस्प बनी हुई है जितनी कि साल 2019 में थी। तो आइए चलते हैं औरंगाबाद और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि औरंगाबाद की राजनीति को दिलचस्प बनाती हैं। संभाजी नगर के सांसद इम्तियाज जलील ने तय किया है कि वे ईद के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, लेकिन इफ्तार के बहाने उन्होंने इलाके के लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। ओवैसी बंधुओं की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने फिर एक बार संभाजी नगर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जलील को पत्रकारिता छोड़े भले ही 10 साल हो गए हों, लेकिन वे मानते हैं कि आज भी उनके तेवर पत्रकारों जैसे ही हैं। जलील के मुताबिक वे सत्ता की खामियां गिनाते हैं, सरकार से सवाल पूछने पर जोर देते हैं और लोगों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। इस बार भी जलील सत्ताधारी भगवा गठबंधन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। और पिछले 10 सालों से मैं राजनीति के अंदर आया हूं, लेकिन इस राजनीति के अंदर इस वजह से मैं चल पाया क्योंकि मेरे अंदर के पत्रकार को मैंने ज़िंदा रखा था। और अगर वो पत्रकार ज़िंदा नहीं रहता तो शायद मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर 28 दिन पहले कोई एक पूना से आता है एक शख्स और कहता है कि मैं इस शहर का आमदार बन जाऊंगा, और वो आमदार बन जाता है। फिर 22 दिन पहले फैसला लिया जाता है कि खासदारकी का इलेक्शन लड़ना है, मैं खड़े रहता हूँ और खासदार भी बन जाता हूँ, MP बन जाता हूँ। तो मैंने इन 5 सालों के अंदर जाति, धर्म और मज़हब की दीवारों को गिराने का काम किया है। मैंने उसमें भाईचारगी का एक संदेश यहाँ पर देने का काम किया है। मैंने 2 रास्ते कम बनाए होंगे, 2 डेवलपमेंट के काम कम किए होंगे, लेकिन जब तक हमारा सोशल फैब्रिक मजबूत ना हो, जब तक हम एक भाईचारगी का संदेश नहीं देंगे, तो डायरेक्टली इसका लिंक जो है वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ये वही शहर है जहाँ पर आज से 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक हंडा मोर्चा निकाला था। पूरे भारतीय जनता पार्टी के अपने महिलाओं को, पुरुषों को, नेताओं को लेकर महानगर पालिका के सामने है तो इन्होंने एक धरना आंदोलन किया था। जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको फुकट के हंडे बांटे गए थे और वो हंडे लेकर इस तरह से जश्न मना रहे थे जैसा पानी दूसरे दिन आने वाला है करके। सत्ता बदल गई। जिस वक्त इन्होंने मोर्चा निकाला था उस वक्त उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे। अब जब ये खुद सत्ता में आ गए तो फिर हमारे शहर के पानी के बारे में भूल गए। मैं तो ये चाह रहा था कि दोबारा आके आपने हंडा मोर्चा निकालना, अगर आपको वाकई में अगर लोगों की चिंता थी कि लोगों को पानी पहुंचाने का है। लेकिन सत्ता में आने के बाद अलग रंग हो जाता है और सत्ता से बाहर रहे तो अलग रंग हो जाता है। जिन जिन शहरों के नाम, जिन जिन रास्तों के नाम बदले गए हैं, मैंने उसका विरोध किया है। अरे जिस शहर के अंदर 10-10 दिन पानी नहीं आता है, उस शहर को तुम सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने घटिया राजनीति के लिए कि देखो हमने शहर का नाम बदल दिए, नाम बदलने के बाद अगर दूसरे दिन पानी आ जाता तो हम मानते थे, लेकिन आपको सिर्फ है तो कहीं ना कहीं समाजों के बीच में तेड़ निर्माण करने का है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील ने शिवसेना के विद्यमान सांसद चंद्रकांत खैरे को हराकर यहां पर AIMIM का खाता खोला। चंद्रकांत खैरे 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। सियासी हलकों में माना जाता है कि खैरे की हार इसलिए हुई क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उनके वोट बैंक में सेंध लगाई। 2019 में इम्तियाज जलील ने करीब 3,90,000 वोट लेकर शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को महज 4,500 वोटों के अंतर से हराया था।
निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव ने करीब 2,85,000 वोट लिए थे। माना जाता है कि जाधव ने चंद्रकांत खैरे के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, जिसकी वजह से खैरे को हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से जहां चंद्रकांत खैरे उम्मीदवार हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी यहां से अपना उम्मीदवार उतार रही है। चंद्रकांत खैरे का मानना है कि इस बार उन्हें औरंगाबाद के मुसलमान भी वोट देंगे, क्योंकि कोविड काल के दौरान उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री बिना किसी भेदभाव मुस्लिम समुदाय का भी ध्यान रखा। कि माननीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जो हैं, वो जब गवर्नमेंट में सत्ता में मुख्यमंत्री के शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ये देखा, मैंने अभी इसके पहले बोला ना कि उद्धव साहब ने जब वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में उन्होंने जो शपथ लेते हैं, तो शपथ में जो लिखा है, जो पढ़ा है, उन्होंने उसका पालन किया। उन्होंने किसी को, कोई मज़हब के, कोई धर्म पे, कोई मतलब किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया। अन्याय नहीं करने के बाद में उन्होंने देखा कि मुस्लिम भी साथ में है, सरकार में हमारे साथ में है, हिंदू भी है, बाकी सभी लोग हैं, तो हम ये इसमें डिवाइडेशन क्यों करें। और इसके लिए मैं कहूँगा कि अभी वो कारण से मुस्लिम ऑटोमेटिकली उनके साथ में आ रहे हैं। उद्धव साहब ने बहुत इतना कंट्रोल किया, सारा स्टडी करके, सब ये करके, सारे तज्ञ लोगों को बुला के, सब डॉक्टर्स को बुला के, सब ये कंट्रोल किया, और आखिर में ये कोरोना नष्ट हुआ। ये कारण से माननीय उद्धव जी को मान रहे हैं मुस्लिम समाज भी कि भाई हम लोग, हमारे पास भी, हमको होता था तो हमारे घर में तो 10 लोग थे, 10 के 10 मर जाते तो क्या होता था, ये उनको फील हुआ और उन्होंने माननीय उद्धव जी के साथ में आना। तो इसलिए, और हमारे उद्धव जी ने शपथ लेने के बाद में जो भी शपथ का जो कायदा मतलब रखा है, धर्म पाला है, वो कारण से एक अच्छी तरह से मूवमेंट ऐसे लगेगी कि उद्धव साहब के राज में कोई धर्म का झगड़ा कुछ नहीं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने आप को एक हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है, लेकिन अब ये एक मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं रह गई। अपने दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे के विपरीत उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें धमकियां नहीं देते। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि औरंगाबाद के मुस्लिम मतदाताओं की ओर से ठाकरे के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को किस तरह का प्रतिसाद मिलता है। मैं इस वक्त मुगल शासक औरंगजेब की मज़ार पर हूं, जिनके नाम से एक लंबे वक्त तक ये शहर जाना जाता रहा है। अब से 2 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त सियासी बवाल मच गया जब MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए थे। औरंगाबाद सांप्रदायिक तौर पर एक संवेदनशील शहर माना जाता रहा है और इस शहर का सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है। ऐसे में ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चुनाव नतीजों पर भी अपना असर डालता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का असर भले ही चुनाव नतीजों पर पड़ता हो, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मसले हैं जिनसे औरंगाबाद के लोग सालों से जूझ रहे हैं। वे कौन से मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हमने शहर की एक ऐतिहासिक इमारत बीवी के मकबरे के बाहर शहर के लोगों के साथ एक चौपाल लगाई। औरंगाबाद के चप्पे चप्पे में इतिहास बसा है, लेकिन हमारे सवाल यहाँ के वर्तमान को लेकर थे। हमारे साथ में मौजूद हैं संभाजी नगर के कुछ नागरिक, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके आधार पर इनकी उंगलियां EVM का बटन दबाएंगी। आप सभी का NDTV में स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सबसे बड़े मुद्दे हैं, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनके आधार पर औरंगाबाद की जनता जो है वो वोट करेगी। सबसे पहले तो औरंगाबाद की जो लोक संख्या है वो 20 लाख के करीब है, और यहाँ पे एक रास्ता है जो जालना रोड कहा जाता है। तो इसमें ट्रैफिक का बहुत ये है, और ये एशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कहा जाता है इंडस्ट्रियल के हिसाब से। तो इसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मुझे लगता है कि नगर नाका से लेके कैम्ब्रिज ब्रिज तक एक जो फ्लाईओवर बनना है वो बनने की ज़रूरत है। कि हमारे पास पानी का सबसे बड़ा मसला है, और हल होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। तो टाइम देने वाला हमको चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे एक कॉरपोरेशन का एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। शहर में जो बस सर्विस चलती है वो भी काफ़ी नहीं है, और ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ नॉन मुस्लिम एरिया में चलती है। मुस्लिम एरिया में उस बस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रूट्स हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ
वो उसके स्टॉप्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है। कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स है वो बहुत ज़्यादा मियारी स्कूल्स नहीं हैं। कॉरपोरेशन को मियारी स्कूल्स कायम करना चाहिए। 50% महिला है। विमेन सेफ्टी के बारे में क्या है? औरंगाबाद शहर अपने देश में असुरक्षित सिटी है, तो ये महिलाओं के बारे में हम कभी सोचते हैं क्या? पॉलिटिकल लीडर कभी सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। उनको ऐसा लगता है हमको सिर्फ वोट चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो सांसद मैं चुन के दूंगी वो दिल्ली में जाके मेरे मुद्दे उठाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा आदमी इस टाइम पे चुन के आए जो मेरे शहर के हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चले। इस धर्म की राजनीति में हमारे शहर को, बल्कि हमारे पूरे इलाके को पीछा कर दिया है। यानी पूरा मराठवाड़ा हमारा पीछा है। हम यानी 4 साल 364 दिन हम पूरी बात करेंगे, विकास की बात करेंगे और बेरोजगारी की बात करेंगे, आत्महत्या की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे। जब वोटिंग डाले जाएंगे तो हमारा धर्म खतरे में आता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इलाके का है, जिसके से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम इस वक्त बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर हैं। इस सड़क को देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, सपनों का सुपर हाईवे कहा जाता है। साल 2014 में जब फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तब इस प्रोजेक्ट की संकल्पना रची गई थी। यह सड़क इगतपुरी को नागपुर से कनेक्ट करती है औरंगाबाद होते हुए, और चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए इस जैसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हवाला देते हुए वोट मांगती है। खैर, चुनावी सड़क किस पार्टी को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती है, इसका खुलासा तो 4 जून को ही हो पाएगा, जब मतों की गिनती होगी। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी इंडिया के लिए, संभाजी नगर।